क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एक्स। हमें शेयर कैपिटल गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन गिवन है, बिल पेबल, accrued expenses, trade creditors, allowance for bad debts, accumulated depreciation, equipment, furniture, investment, stock, debtor, cash। हमने इसके छोटे छोटे लेजर बनाएंगे, जिसकी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका लेजर बना लिया करो और अकल से काम लिया करो। और बहुत सारे ऐसे काम करते हो जो बोंगी होती है, वो कॉन्सेप्ट पता नहीं क्या ही होता है वो, मतलब जो अक्सर मुझसे कुछ डिस्कस करने आता है सवाल, तो मैं हैरान होता हूं कि ये पढ़ कहां से रहे, मतलब वो तो किसी दुनिया में नहीं होता, मतलब दुनिया की अकाउंटिंग में ऐसी चीजें नहीं होती जो आप लोग सोच रहे होते हो। थोड़ा सा फोकस करके करो, जो बात को ना ये भी लिखते वक्त ये सोचा करो कि ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अब बोलना नहीं है, बातचीत करने वाला शख्स यहां से तशरीफ ले जाए। हाँ जी, आपके पास इक्विपमेंट, मैंने आपको कहा जिसकी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, डायरेक्ट पता चल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चलता तो उसका लेजर बना दिया। इक्विपमेंट आपने बेचा, उसकी कॉस्ट थी 23,000, 40% डेप्रिशिएट हो गया था, तो इसका 40% लो, 23,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, 9200, ये उसकी डेप्रिसिएशन है, ये उसकी अक्यूमुलेटेड, क्योंकि वो कहता है इतना वो डेप्रिशिएट हुआ है। अगर मैं उसकी बुक वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी, 23,000 माइनस 9200, कितनी, 13800। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन रुपीज 22,000, 22,000 लोन पे किया, आउट ऑफ विच 12,000 पेड बाय मिस्टर एक्स आउट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब है 12,000 की जो एंट्री पास, अगर मैं टोटल एंट्री पास कर दूं तो मेरा लोन खत्म हो रहा है 22,000 से। क्या सारा मेरा बिजनेस का कैश आउट हुआ है? नहीं, कुछ तो ओनर ने अपनी जेब से पे किया है, तो जितना ओनर ने अपनी जेब से पे किया है वो कैपिटल क्रेडिट होगा 12,000, और बाकी कैश क्रेडिट होगा 10,000। इस ट्रांजैक्शन में ओवरऑल अगर हम देखें तो 10,000 आउटफ्लो है, बट हम लेजर बना लेंगे कि अगर कोई और चीज छुपी हुई हो तो मिल जाएगी। उसके बाद जनवरी 113, ये एक अच्छी चीज थी, जनवरी 113 मतलब साल का पहला दिन, फर्नीचर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड का मतलब है जितना फर्नीचर पड़ा हुआ था सारा जल गया, और उसकी जो इंश्योरेंस आपको मिली है वो रुपीज 60,000 मिल गई। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, फर्नीचर का लेजर बनेगा कॉस्ट पे बनेगा या बुक वैल्यू पे बनेगा? कॉस्ट पे। इसका ताल्लुक डेप्रिसिएशन के साथ नहीं होता, बल्कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ होता है, और साथ हम इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर भी बना लेते हैं। बाकी चीजें अभी हम देखते हैं, क्योंकि ये चीज सामने आई है, और सवाल हल करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको अकाउंटिंग समझ लगेगी, वरना बस आना जाना ही और वो भी बेकार हो जाएगा। जी, फर्नीचर की बात बताएं जरा, उसका ब्रॉड ऑन कितना है? 64,000, और कैरिड ऑन कितना है? 80,000। मतलब ब्रॉड ऑन फर्नीचर का 64,000 और कैरिड ऑन 80,000। उसने क्वेश्चन के अंदर कहा जो आपके पास ब्रॉड ऑन पड़ा है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो क्या डिस्पोजल सिर्फ बेचने को कहते हैं? डिस्पोजल तो कहते हैं एसेट बेच दो, एक्सचेंज कर दो, डिस्ट्रॉय हो जाए, चोरी हो जाए, ये सब डिस्पोजल है। मतलब एसेट खत्म हो जाए तो डिस्पोजल है।
तो आपके पास जितना भी यहां पर पड़ा हुआ है 64,000 का, इस सारे को आग लग गई, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय बाय फायर। इसका मतलब है जो एसेट आपका डिस्ट्रॉय हुआ है वो 64,000 का। 1123 को तो पड़ा ही यही हुआ था, तो हमने डिस्पोजल के नाम से 64,000 क्रेडिट कर, खत्म होगी बात। अब हम कर देंगे क्लोज। यहां पर 144, इधर भी 144। अगर डेबिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो हमने एसेट खरीदा है, क्रेडिट साइड पर है तो बेचा है। ये हमारे पास बैलेंस आ गया। इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर जो फर्नीचर आपके पास पड़ा हुआ है ना, वो इसी साल खरीदा है। अगर मैं इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करूं तो इसका ब्रॉड ऑन मेरे पास कितना है, 15,000। मतलब 15,000 का ब्रॉड ऑन पड़ा हुआ है। अगर आप देख लें यहां पर 15,000 इसका ब्रॉड ऑन है, 8,000 इसका कैरिड ऑन। अगर मैं इसका कैरिड ऑन लिखता हूं 8,000 और यहां पर मेरी कॉमन सेंस को आके अपने चैलेंज कर दिया है, जो मेरे पास ब्रॉड ऑन पड़ा हुआ था, जितना भी एसेट पड़ा हुआ था वो सारा डिस्पोजल हो गया, और जो इसकी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है यहां पर वो भी तो उसी ब्रॉड ऑन की है। इसका मतलब है ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डिस्पोजल की है। तो जो एसेट हम बेच देते हैं उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म कर देते हैं, तो फिर ये डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, क्योंकि ये जो एसेट आपका डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है, अगर मैं उसकी डेप्रिसिएशन आपसे पूछूं कि कितनी होगी 1123 को, तो ये 1123 को उसी की तो डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। क्लोज कर देंगे। हमारे पास जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आएगा 8,000 आ जाएगा। देखिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जब हम लेजर बनाएंगे, ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन गिवन है, जो एसेट हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है वो 64,000 है, और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर क्या होगी, जो उसकी ब्रॉड ऑन पड़ी होगी 1123 को, क्योंकि ये एसेट कोई आधा पौना डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कंप्लीट डिस्ट्रॉय हुआ है। तो फिर ये जो कंप्लीट डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है ये भी उसकी है। जब सारा एसेट डिस्पोजल हो गया तो उसकी सारी डेप्रिसिएशन जो पड़ी हुई है वो भी किसकी डेप्रिसिएशन है, डिस्पोजल। फिर क्लोज कर देंगे। तो जो डेप्रिसिएशन का कैरिड ऑन आ रहा होगा ना, ये सिर्फ इस साल जो आपने 80,000 के एसेट खरीदे हुए हैं ना, ये उनका आ रहा है। और यहां से तुम्हें ये भी पता चल रहा है कि उसका रेट भी 10% होगा। ठीक होगी बात। तो ये फर्नीचर का लेजर हमने ऐसे दरमियान में बना लिया। क्वेश्चन तो ऐसे सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद चले अगर ये बना ही लिया है तो हम इक्विपमेंट का भी लेजर बना लेते हैं, और उसकी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना लेते हैं। इक्विपमेंट इसका क्या करेंगे, वो कैश फ्रॉम डिस्पोजल है। हाँ जी, इक्विपमेंट का ब्रॉड ऑन कितना है, 43,000। और कैरिड ऑन कितना है, 86। हाँ जी, आपने जो एसेट बेचा है वो बताया हुआ है कि उसकी कॉस्ट कितनी है, 23,000 डिस्पोजल। क्लोज कर देते हैं। अगर बराबर नहीं आया तो हमें पता चलेगा कि नया इक्विपमेंट कितने का खरीदा, 60। और पेपर में ना जो आप लोग फाइंड करते हो उसको ब्रैकेट में बैलेंस भी लिखा करो। इसका मतलब होता है कि ये मैंने खुद फाइंड किया है, इसे कंप्लीट तो बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। अगर इतना ज्यादा लिखने को टाइम लगता है तो सिर्फ BAL लिख दिया करो, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होती है। हम इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर भी बना लेते हैं। जो एसेट हमने जो इसका है उसका ब्रॉड ऑन कितना है, क्वेश्चन अपने सामने रखा करें, 18,000। और कैरिड ऑन कितना है, और जो एसेट बेचा है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है,
तो बस हो गया काम हमारा। ब्रॉड ऑन 18,000, कैरी डाउन 24,000, जो एसेट बेचा उसकी एक्यूमुलेटेड एक्शन कितनी है? 15,000। अच्छा, उस बंदे का हम क्या करें जिसको I16 नहीं आता, बस जिसको इसके लेजर I16 पूरा तो शायद आप में से किसी को भी ना आता हो, लेकिन जिसको ये लेजर्स बनाने नहीं आते वो भी आगे नहीं चल सकता, किसी भी टॉपिक में नहीं चल सकता ना आगे। जो कोई भी टॉपिक है सारे ऐसे हैं, सिर्फ एक दिन का टॉपिक है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा 3-4 नंबर का एमसीक्यूज भी आ जाते हैं उसमें से, बस वो थ्योरेटिकल है, उसमें से इसकी जरूरत नहीं होगी। बाकी जितने टॉपिक्स हैं, ये जो लेजर बना रहे हैं ना, हर टॉपिक में यही लेजर बना रहे हैं, लेजर और जर्नल एंट्री। कितना आ गया जी इसकी डेप्रिसिएशन? 15,000। ये हमारा इक्विपमेंट का लेजर भी बन गया, उसकी एक्यूमुलेटेड एक्शन का भी लेजर बन गया। अगर इसके कैश का ना पता हो ना, या गेन या लॉस ना आ रहा हो, तो डिस्पोजल का लेजर या डिस्पोजल की एंट्री पास करनी है। डिस्पोजल से दो चीजें आ सकती हैं, उसकी एंट्री या लेजर से, कैश फ्रॉम डिस्पोजल, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। ये दो चीजें अगर क्वेश्चन के अंदर ना हो तो डिस्पोजल का लेजर बनाया करो। डेप्रिसिएशन चाहिए, वो मैंने बता दिया किसके लेजर बनाने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आगे कंप्लीट करते हैं। इन्वेस्टमेंट आर वर सोल्ड ₹7,500 अबव कॉस्ट। गेन ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। अगर आप चाहते हो कि सर हमें इन्वेस्टमेंट का भी लेजर डेमो दिखा दे, तो इन्वेस्टमेंट का लेजर भी बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे पीपीई का बनता है। आपके इन्वेस्टमेंट की ब्रॉड ऑन कितने पड़ा हुआ है? 16,000। कैरिड ऑन है ही नहीं। इसका मतलब है जितना आपका है पड़ा हुआ है, सारे का सारा आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी है। जितनी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है सारी की सारी आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी हुई, क्योंकि 16,900 की पहले पड़ी हुई थी। गेन या लॉस कभी भी एसेट के लेजर से नहीं आता। गेन या लॉस कभी भी किसी एसेट के लेजर से नहीं आएगा। ये पीपी वाला गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल की बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। बढ़ना क्या है, अब सवाल हमारा पूरे होने लगा। 15,000 ड्राइंग्स हैं पर्सनल यूज के लिए पर मंथ। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट नहीं है। सीक्वेंस चेक करना, प्रॉफिट गिवन है, बहुत अच्छी बात है। नहीं गिवन प्रॉफिट, मैं सोचूंगा प्रॉफिट गिवन नहीं है तो मैं रिटेन अर्निंग का लेजर बना लेता हूं। ये मेरी सोच है, रिटेन अर्निंग तो है ही नहीं, फिर मैं कैपिटल के लेजर की तरफ चला जाऊंगा। सीक्वेंस देखते जाना है, दिमाग में सोचते जाना है क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करें, आपका ये सॉल्यूशन वाला पेज नहीं है, पहला पेज या 2 पेज सॉल्यूशन के लिए, उससे आगे वर्किंग नंबर 1 कैपिटल अकाउंट। कैसे सोचना है, सारी ट्रांजैक्शन के अंदर जिस वजह से कैपिटल इन आउट हो रहा है डेबिट क्रेडिट कर दूंगा। मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरे पास कैपिटल अकाउंट में ब्रॉड ऑन कितना अवेलेबल है। हाँ जी, कितना अवेलेबल है? 83800। फिर मैं देखूंगा मेरा कैरिड ऑन कितना अवेलेबल है, 136,000। जो चीजें पहले फिक्स हैं वो लिख लो। ड्राइंग्स 15,000 एक महीने की, फिर मैंने ये सोचना है ड्यूरिंग द ईयर क्या मेरे पास कोई कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हुआ। एक चीज ऐसी आ रही थी कि 12,000 का लोन उसने अपनी जेब से पे किया था। अगर मैं सिर्फ उसकी एंट्री पास करूं ना, सिर्फ 12,000 की, तो लोन डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो लोन के नाम से 12,000 लिख। जो कुछ क्वेश्चन के अंदर है वो खुद लिखना है,
नहीं है वो होगा ही नहीं। इसमें से जो ऑब्वियस चीज है, या वो हमें प्रॉफिट मिल सकता है या ड्राइंग्स मिल सकती है। अब इसको कर देंगे क्लोज और हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल टू 0 टू डबल। ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर भी है। डन। अब जरा सोचें कि पेपर में हम ना थोड़े से 4-5 अकाउंट्स बनाकर जाते हैं, उसके बाद मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए होती है। क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं थी, मैंने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर बनाकर डेप्रिसिएशन भी फाइंड कर ली। फिर मुझे चाहिए होता है गेन या लॉस। गेन या लॉस कोशिश किया करो उस रेलिवेंट एसेट की बुक वैल्यू और सेल प्रोसीड के साथ मैच कर दिया करो। बुक वैल्यू और सेल प्रोसीड, जैसे यहां पर देखें आपके पास बुक वैल्यू कितनी है 13,000, आपने 13,800 वाला एसेट बेचा कितने का, गेन आया या लॉस, कितना लॉस 7,300। फिर एक और एसेट है जिससे इंश्योरेंस से हमें 60,000 मिला। मैं पहले ये देखूंगा ना कि वो था कितने का, 64,000 का वो था और 15,000 उसकी 15,000 थी, उसकी डेप्रिसिएशन थी 49,000 उसकी बुक वैल्यू थी, 49,000 उसकी। तो वो बेचा उससे इंश्योरेंस कितनी मिली, गेन आ गया। अब सवाल अपना रास्ता खुद बनाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस, बल्कि ज्यादा फोकस चाहिए, थोड़ा सा से काम नहीं चलेगा। हाँ जी, सबसे पहले ये मिस्टर एक्सा या कोई भी एक्स था, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका साल है, यहां पर लिख देंगे रुपीस। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो खुद ही लिख लेना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का जिक्र नहीं था, फिर टैक्स लिखेंगे ना लिखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख दो। एडजस्टमेंट, सबसे पहले डेप्रिसिएशन फॉर द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर में एक डेप्रिसिएशन हमारी 15,200 प्लस 8,000। हाँ जी, समझ लगी। 15,200 में 8,000, एक हमें गेन आया और एक हमें, अच्छा वहां पर ना कोई सियाना बनने की कोशिश नहीं करनी, मैं इकट्ठा लिख दूं, नेट करके लिख दूं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। जैसे स्टूपिड होके सवाल हल करते होते हैं, और जो जो साफ साफ सुथरा चीजें आती है वैसे वैसे लिखते जाओ। क्या करना है, लॉस ऑन डिस्पोजल है एक जगह पे 13,7,300, और एक गेन ऑन डिस्पोजल है 11,000, माइनस कर देंगे। उसके बाद चीजें याद रखनी है, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट भी गिवन है। इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई भी नॉन करंट एसेट का प्रॉफिट हो, गेन हो, लॉस हो, फेयर वैल्यू गेन लॉस हो, उसकी रेंटल इनकम हो, सब यहां पर रिवर्स कर देंगे। नॉन करंट एसेट की वो अपने नॉन करंट एसेट में जाकर डील होती है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी माइनस कर देंगे। ना कोई इंटरेस्ट गिवन है यहां और ना कोई टैक्स गिवन है। प्रोविजन है, चले जी, प्रोविजन को अगर आप इधर लिखना चाहते हो तो लिख लो। आओ जरा प्रोविजन की तरफ देख लेते हैं एक नजर। 9700 से कम हुई, प्लस करेंगे माइनस
डिक्रीज, क्योंकि इनकम बन गई ना, इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स 32 प्लस करेंगे माइनस, और कोई भी बात एडजस्टमेंट की कितनी गिवन, एडजस्ट, ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना इसके तीन हिस्से होते हैं, एक एडजस्टमेंट वाला, एक वर्किंग कैपिटल वाला, एक फिर वर्किंग कैपिटल के बाद, तीन हिस्से होते हैं। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 229 कितना, 229। अब क्या करेंगे इसका, इसमें वर्किंग कैपिटल वो टिक क्रॉस खेलते हैं जी प्यारे भाई। बिल पेबल एक, एक्रूड एक्सपेंस, ट्रेड क्रेडिटर्स, फिर यहां पर हमारे पास आ जाएगा स्टॉक डेटर। बस ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम लॉन्ग टर्म समझेंगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के साथ गिवन है ऊपर। हाँ जी, पहले 8600 से 6500 बिल पेबल कम हुए, बिल पेबल डिक्रीज 2100, फिर एक्रूड एक्सपेंस डिक्रीज, एक्रूड एक्सपेंस डिक्रीज कितना 6500, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स 4300 ऐड कर दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्टॉक। स्टॉक हमारा 19,400 से 25,000 हो गया। स्टॉक इंक्रीज 50। डेटर्स ये ग्रॉस है या नेट है, और लेने भी हमने कौन से रहे हैं, ग्रॉस 21,500 से 31,700। डेटर्स इंक्रीज 102 माइनस कर देंगे, खत्म होगी कहानी। 2089 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना 2089। अब इसके नीचे लिखते होते हैं तीन चीजें, दो ऑप्शनल है एक पक्की है। इंटरेस्ट पेड है ही नहीं, टैक्स पेड है ही नहीं, और ड्राइंग्स या डिविडेंड, ड्राइंग्स हैं, ये जगह खाली खाली ना लगे इसलिए ड्राइंग्स इधर ही लिख देते। ड्राइंग्स 1 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारे पास कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ गया। हम इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो कर ही चुके हैं क्योंकि लेजर्स भी बना चुके हैं, और जो उन वहां से कैश आया है वो भी कर चुके हैं। अच्छा, अब यहां से एक चीज क्लियर कर दूं मैं, आप लोग ये कह सकते हो कि सर जब हमें पैसे से, यानी जब हम कोई नॉन करंट एसेट बेचते हैं, जैसे एक एसेट आपने 6500 का बेचा या दूसरी जगह से आपको 60,000 आया, आप ये कह सकते थे सर आप गेन और डिस्पोज, गेन या लॉस रिवर्स कर रहे हैं, हालांकि वो भी किसी ना किसी बदले कैश तो आ ही रहा है ना, हमारा कैश फ्लो तो है ना, वो कैश फ्लो है लेकिन वो ऑपरेशन का नहीं है। ऑपरेशन का मतलब है गुड्स सेल परचेज करके लेना, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिवर्स कर दिया, खत्म कर दिया, और कहां जाकर लिखना है, और वो इस इन अमाउंट्स के अंदर ही होता है, इसलिए वहां रिवर्स कर रहे होते हैं, और उसकी जिस जगह पर कैश फ्लो हमें बता रहा है, IAS 7 बता रहा है, उस जगह कैश फ्लो लिख रहे हैं उसका। तो आ जाए जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की हेडिंग देंगे पहले, और परचेज
ऑफ नॉन करंट एसेट लिख लो, दोनों को प्लस कर दो, अलग अलग लिखना है तो फिर इक्विपमेंट लिख दो। 80,000 only 66,000 66,000 Sale of investment. परचेज ऑफ फर्नीचर 18,000 अब इनको जो बेच के पैसे हैं वो लिख लें। Sale of investment. पहले हमारे पास आ गया Disposal of कैश फ्रॉम इक्विपमेंट डिस्पोजल, 65 वहां से 6500 आया। इंश्योरेंस से कहा कितना पैसा आया? 60,000 60,000 investment. और कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमने 16,900 की तो वो इन्वेस्टमेंट थी और इसको हमने बेचा 7500 प्रॉफिट के ऊपर, तो कितने का बेचा होगा? इस कॉस्ट से प्लस या माइनस? plus प्रॉफिट में बेचा है तो इसमें 7500 244 टू और कोई भी चीज क्लोज कर देंगे। नेट कैश फ्लो 55 फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना? 55,100। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ना, मैं कल भी वैसे लोन का लेजर बनवाया था, आज फिर बनवा देता हूं। लोन का, क्योंकि कैपिटल का तो लेजर हम बना चुके हैं ना, अब पीछे हमारा लोन का लेजर रह गया। लोन का लेजर है जनाब, कितना पड़ा हुआ था लोन आपका? 53,800 और कैरीड ऑन कितना? 31,000। अब सुनिए, हमने एक लोन 22,000 का पे किया है, याद है ना? 22,000 का पे किया, जिसमें से 12,000 कैपिटल था, बाकी 10,000 कैश था। पहले तो वो लिखना है जो बताया हुआ है। कैपिटल 12,000, कैश। अगर इसके बाद भी कोई डिफरेंस आता है तो डेबिट साइड पर जो डिफरेंस आएगा वो पेमेंट होगी और जो क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आएगा वो लोन रिसीव होगा। अगर बैलेंस कर गया तो जो चीज कैश के नाम से आ रही है ना, दैट इज कैश फ्लो। जो चीज कैश के नाम से आएगी वो कैश फ्लो होगा। अब हम क्या करें? पहले जो आप लिखे ना, ड्राइंग हम ऊपर लिख चुके हैं, कैपिटल के अंदर चेंज आया नहीं, लोन की पेमेंट नॉन पेड। पूरा 22,000 नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ 10,000 और कोई लोन लिया या दिया, कोई कैपिटल के अंदर चेंज आया, कुछ भी नहीं, तो खत्म होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद क्या लिखेंगे? नेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? कैपिटल नहीं कैपिटल एक मिनट, कैपिटल के लेजर की बात कर रहे हो? वो नेट ये है ना, पता है जहां कहां पर कैश आ रहा है? ये कैपिटल का लेजर है ना, मुझे कैश दिखा दो। कैश जहां लिखा होगा वो कैश फ्लो होगा। आपके किसी भी लेजर के अंदर कैश का नाम आएगा वो कैश फ्लो होगा, और अगर कैश का नाम नहीं आएगा वो कैश फ्लो क्यों होगा? आप बताएं। ये ड्राइंग्स हैं, ये मैं लिख चुका हूं। यस सर, ये लोन मैंने पे कर दिया ना, तो कैश बारों बार ही चला गया, यस सर। तो मेरे पास कैश के नाम का तो कोई अमाउंट आ ही नहीं रही। आप लोगों ने सवाल मतलब नहीं किया। ये मतलब कर दिया कैसे? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट कितना? 362 आउटफ्लो
add opening cash and cash equivalent. opening cash and cash equivalent कितना है? 41,400. 5200. क्लोजिंग कैश एंड, और पेपर में ये लाइन नहीं लगानी, लिख देना पूरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड आम दसिर. समझ तो नहीं लग रही कहीं? अब जो आपको आज सुबह सुबह मॉर्निंग में होमवर्क दिया था क्लास वर्क बल्कि, उस क्वेश्चन पे आओ. अब ये पास पेपर हमारे स्टार्ट होगा और हर पास पेपर में आपने सिर्फ ये देखना है कि नई चीज क्या सीखी है. तो कोई मिनिमम 80 से 90% चीजें हम सीख कर पेपर में जाएंगे, 10% नई चीजें आएंगी, वो आपकी आने वाली नस्ल सीखेगी. मतलब पेपर में ऐसा सोच के जाया करो कि बस हमारे पास 50% पेपर आज हर सवाल आना चाहिए, पहली बात, और कोई सवाल बस थोड़ा सा ज्यादा भी आ जाए, आता भी हो और हो भी जाए. जी क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी. जो चीजें इसमें नहीं आएंगी क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही मैं आपको नोट करवा दूंगा, आपकी समरी के अंदर ऐड करवा दूंगा. पढ़ोगे जल्दी कर यार, ये सिर्फ तुझे मिलने आता है. ये कहां पर तनवीर साहब के जाके बोलना सिखाया है. ये कौन ठीक है उनका? उनको को या तो ऐसा करो या 10 मिनट ठहर जाओ, ये क्लास हो रही है, या 10 मिनट ठहर जाओ या फिर थोड़ा ऐसा रखो. चलिए जी एग्जांपल नंबर 19 जरा ध्यान से. इसमें अब वैसी बात है पास पेपर है तो सारी चीजें सीखनी है और किसी एक ही दिन मैंने ये सारी चीजें फिर आपसे सुन भी लेनी है. लेक्चर वाइज आपने बताते जाना है कि अच्छा इस क्लास के अंदर हमने, मैं पहले लिखवाऊंगा, ये नहीं कि आप पर ही छोड़ दूंगा कि आपने क्या नई चीज सीखी, मुझे पता है आपका. नादिर भाई साहब का बिजनेस है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, जो आपको चीज चाहिए थी वो मिल गई. प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. वैसे इसकी भी जरूरत होती है अगर हमें कैपिटल का लेजर बनाना पड़ गया किसी भी वजह से, तो वहां पर मुर्तजा खामोश हो, वहां पर टैक्स हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना. फिर उसके बाद उसने हमें फाइनेंशियल पोजीशन का डाटा दे दिया, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रीवैल्यूएशन, सरप्लस. इंपॉर्टेंट चीज, साल के शुरू में कुछ नहीं था, साल के एंड पे 4000 है, इसका मतलब है इसी साल रीवैल्यूएशन हुई है. इस साल कंफर्म बात है रीवैल्यूएशन हुई है. लॉन्ग टर्म लोन 5000 से 4100, ट्रेड पेबल, एक्रूअल एंड अदर पेबल, टैक्स लायबिलिटी. उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नेट, इसका मतलब है बुक वैल्यू पे लेजर बनाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो. स्टॉक एंड ट्रेड रिसीवेबल भी नेट, अदर रिसीवेबल कैश एंड बैंक. बढ़े आगे. इसमें 2-3 चीजें मैंने आपको सिखानी है. सबसे पहले शेयर इशूड ड्यूरिंग द ईयर, 10% बोनस. फिर राइट शेयर, इसका मतलब है शेयर कैपिटल का लेजर बनने जा रहा है और बोनस शेयर की एंट्री, यही बात होगी ना. अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात सुनते हैं, छोड़े सारी बातें, कैश फ्लो को छोड़े, हम वापस अपने इक्विटी में जाते हैं. ये जो बोनस शेयर्स है, अब आप जरा ध्यान से बताना है, बोनस शेयर 10% है मार्च 2017 के अंदर, राइट शेयर इशू हो रहे हैं जुलाई 2017 के अंदर. बोनस शेयर्स के साथ ये नहीं बताया कि ये डिविडेंड है या अदर देन डिविडेंड है. ओके
तो ये कौन सा होगा? गुड हो गया, अदर देन डिविडेंड। ओके, अब जरा ध्यान से, मैं यहां पर एक और चीज, ये बात सीखने के बाद यहां पर आ जाते हैं। बस आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के मुझे बोनस शेयर की एंट्री पास करके बतानी है। मैं हाईलाइट कर देता हूं चीजें यहां पर कुछ इस तरह से, मुझे बोनस शेयर की एंट्री पास करके दें अदर देन डिविडेंड की। शेयर असल एंट्री बनती है, ओके है, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, डन। अगर शेयर प्रीमियम ना हो तो क्या एंट्री होती है? रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। गुड हो गया। आप मुझे बताएं इस सवाल को देख के कि एंट्री क्या पास होनी चाहिए, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, या रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल? अब आपको लगेगा कि शेयर प्रीमियम भी नजर आ रहा है लेकिन ओपनिंग नहीं है। अब इंतहाई इंटरेस्टिंग बात बताने लगा, यहां पर वापस आओ। ये जो शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है ना, ये इस राइट शेयर का है। क्या है? और सारे जाग रहे हो ना, और जैफा आप भी जाग रहे हो, तो यार सो जाया करो, तो मुझे बता दिया करो, मैं जगा दिया करूंगा। यहां खवातीन का बार बार नाम लेना मुनासिब नहीं लगता। आप भी जाग रहे हो? पक्का? सवाल पूछ लूं किसी से मर्जी कि चल क्या रहा है जिंदगी में? चलो क्लासरूम में क्या चल रहा है नहीं पता? चले दोबारा सुने। देखिए इसकी एंट्री बनती है शेयर। अब जरा ध्यान से, अगर ये दोनों लाइनें, बोनस इशू वाली और राइट इशू वाली, ऊपर राइट शेयर चले जाए, नीचे बोनस आ जाए, इसका मतलब है फिर एंट्री पास होगी शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल, क्योंकि फिर शेयर प्रीमियम पहले आ चुका होगा। देखिए साल के शुरू में शेयर प्रीमियम नहीं पड़ा हुआ, दोबारा जाकर देख ले, साल के शुरू में शेयर प्रीमियम, तो जो शेयर प्रीमियम आया है इसी साल आया है। अब पहले बोनस शेयर इशू हुए, बाद में राइट शेयर इशू हुए, इसका मतलब है ये जो शेयर प्रीमियम आया है, बोनस शेयर के ऊपर तो शेयर प्रीमियम होता ही नहीं है। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, किसी जगह आपने लिखी होगी, बोनस शेयर ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, लिखी है कहीं लाइन? बोनस शेयर्स ऑलवेज फेस वैल्यू। तो अगर ये राइट शेयर की लाइन पहले लिखी होती, बोनस शेयर्स की लाइन बाद में लिखी होती, तो शेयर प्रीमियम आ चुका होता, बाद में बोनस होता, तो एंट्री पास होती शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल। अब क्या एंट्री पास होगी इसकी? रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल। यहां पर लिख देता हूं क्योंकि एक भाई साहब ने मुझे मैसेज करके बताया कि सर आपकी ना वो तस्वीर के पीछे आ जाता है कुछ लिखा हुआ, तो में इस जगह फिर हम नहीं लिखते, यहां पर मैं लिख देता हूं रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल। अच्छा, इस एंट्री का हमें क्या फायदा होगा? हम जब रिटेन अर्निंग का लेजर बनाएंगे उसकी डेबिट साइड पर लिख देंगे, जब शेयर कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो उसकी क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। और पता है जो डिफरेंस होगा वो राइट शेयर होगा, क्योंकि राइट शेयर इशू किए हैं लेकिन अमाउंट नहीं बताई हुई। राइट शेयर इशू किए हैं बट अमाउंट नहीं बताई हुई, तो हम वो अमाउंट लिख लें। देखिए शेयर कैपिटल डिफरेंस से मुराद है, जब मैं शेयर कैपिटल का लेजर बनाऊंगा, राइट शेयर की एंट्री क्या पास होती है? बैंक डेबिट या कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ऐसा ही है। तो उसकी अमाउंट तो बताई नहीं हुई, लेकिन है तो सही। तो फिर जब शेयर कैपिटल का लेजर बनेगा ना, उसका जो बैलेंस आएगा वो यही आ रहा होगा। बना लेते हैं, आगे कहीं जाने के बेहतर अभी बना लेते हैं इसको। शेयर कैपिटल का लेजर वर्किंग नंबर 1, आप कोई भी वर्किंग का नाम देकर ना कुछ भी कर सकते हो, और क्वेश्चन के अंदर बेहतर है शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का साथ ही लेजर बना लिया करो, दोनों को प्लस करके। आपका फायदा हो जाएगा, टाइम भी बचेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। ब्रॉड डाउन करो जरा प्लस, 10,000 में ये नीचे वाला माइनस ऐड कर दो, 10,000। कैरी डाउन 13,800, 12,400 प्लस 1,400,
12,400 प्लस 13,000। एक बोनस शेयर की आपने एंट्री पास की है अभी अभी, एंट्री दिमाग में बोलो अपने। रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। आप शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे हो किस नाम से? रिटेन अर्निंग के नाम से। 10% है तो 10% लो जरा इसका, 1,000 क्योंकि शेयर ओपनिंग का लेंगे ना, क्लोजिंग का तो नहीं लेंगे। क्लोजिंग तो साल के एंड पे वैल्यू पड़ी होगी, ठीक होगी बात। अगर कोई और चीज आ रही है, शेयर कैपिटल डेबिट क्रेडिट अगर हो रहा है तो ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए कि प्रॉफिट यहां से नहीं निकलेगा। अगर रिटेन अर्निंग का लेजर हो तो प्रॉफिट रिटेन अर्निंग के लेजर में जाता है। अब डिफरेंस आएगा तो वो आएगा बैंक या डेबिट साइड पर आ गया तो नए शेयर इशू किए। क्रेडिट साइड पर अगर आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि हमने कोई रिडेम्पशन की है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब कहेंगे सर वो डिविडेंड या ड्राइंग्स नहीं आएगा, अब नहीं, वो रिटेन अर्निंग के लेजर में जाएगा। तो क्या है? अब डेबिट साइड पर हमारे सिलेबस में नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स होता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, पहले सिलेबस में था भी सही, अब नहीं है। क्लोज करें जरा 2800। नहीं बाई चांस नहीं आएगा, वो आप गलती करोगे, बाई चांस की बात नहीं है। हाँ सोए भैया सब सही से। चलो शेयर कैपिटल का हो गया काम, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो मैंने ये एडजस्टमेंट पढ़ी तो मैंने एंट्री पास कर दी। ये हमारा इंक्रीज इन शेयर कैपिटल है, ये हमारा इंक्रीज इन बैंक डेबिट हो रहा है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। असल में ये क्या हो रहा है, अगर मैं एंट्री पास करूं, आपका बैंक डेबिट हो रहा है 2800 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 1400 से, और शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है 1400 से। और शेयर प्रीमियम भी तो 1400 पड़ा हुआ है ना, उसको मैंने इकट्ठा कर दिया, तो इसलिए आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। वो इस सवाल में बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, कम से कम आप लोग 10 सवाल सीखोगे आने वाले, फिर कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। 10 सवालों में चीजें सीखते ही रहेंगे, फिर ऑलमोस्ट हर सवाल आपका 80% हो जाएगा। अब आगे बढ़ते, इसकी एंट्री का पता चल गया सबको। हमने एंट्री अप्रोच के साथ ही काम कर लेना है अगर जहां पर फंसने लगे। ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट कॉस्टिंग 9500 having book value 5200 disposed for rupees 4800। दोबारा सुने, 9500 का एसेट था, 5200 उसकी बुक वैल्यू थी, इनका डिफरेंस क्या होगा? डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमने उसको बेच दिया 4800 का, और कहता है ऑफ विच 1800 स्टिल आउटस्टैंडिंग। ये नए लोग बताएंगे, पुराने नहीं, नए लोग बताएंगे। 4800 का हमने एसेट बेचा, लेकिन 1800 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब है 1800 अभी लेना है, स्टिल रिसीवेबल है। सुन रहे हो ना सारे? ये 2-3 बातें आगे, पांचवी प्रोविजन पहले फारेगी है, बाकी 2 बातें रह गई हैं, बड़े ध्यान से सुन लो। जिसको नींद आ रही है ना, ऐसे ऐसे करो, सही कह रहा हूं। जिसको और दूसरे को नहीं, अपने आप को करना है। जिसको नींद आ रही है ना, क्योंकि जिहाद होता है ये कॉन्सेप्ट जब तो नया आ जाए, क्योंकि दिमाग उल्लू का, जो भी आपका जैसा भी है दिमाग ना बेसिकली नलायक होता है, उसको हिम्मत के साथ एक्टिव रखना पड़ता है। और यहां मैंने पहले भी कहा था, यहां आकर देखा करो अपनी शक्लें, क्या हालात आपके चल रहे हैं। चले जी सुनिए, वो इधर बस 4800 का आपने एसेट बेचा, 1800 अभी लेना है। इसका मतलब है कैश फ्लो कितना है? 3000। कैश फ्लो, कैश फ्रॉम डिस्पोजल जब हम लिखेंगे तो पूरा 4800 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 3000। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट, ये तो पता चल गया। असल कॉन्सेप्ट वो होता है जो पता ना चले।
अब सुने पता कैसे चलेंगे। कोई भी आपका रिसीवेबल या पेबल होगा, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगा तो ऊपर जाकर देखना, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना किसी के घर में घुसा होगा। दोबारा सुने, कल वाला क्वेश्चन बिल्डिंग वाला, अब बोल रहा नहीं मैं किसी को, मैं बोल आपस में बात नहीं करनी। कोई भी नॉन करंट एसेट का रिसीवेबल या पेबल अलग से अगर बताया हुआ हो ना, कल बिल्डिंग पेबल बताया हुआ था, याद है ना, हमने उसको कोई नहीं ज्यादा लिफ्ट करवाई थी। अगर अपने नाम से ऊपर बताया हो तो फिर तो मिल गया, अपने घर में बैठा था। अगर वो नहीं है, रिसीवेबल कोई अगर हमारा है और अगर पेएबल है, तो क्या वो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर होना नहीं चाहिए? होना चाहिए। क्योंकि वो या तो वो हमारा एसेट है या लायबिलिटी है। अगर वो नहीं होगा तो वो कहां होगा? किसी और अकाउंट के अंदर होगा। और वो कौन से अकाउंट के अंदर होगा? रिसीवेबल है तो अदर रिसीवेबल में होगा, पेएबल है तो वो किसी अदर पेएबल में होगा। अब ये जो आपका 1800 है, वापस चलते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। एसेट है या लायबिलिटी है? इस एसेट्स के अंदर देखो, किसी जगह उसने ये नहीं लिखा कि वो जो एसेट बेचा है उसका रिसीवेबल ये पड़ा हुआ 1800। इसका मतलब ये है वो किसी और के घर में होगा। और मैंने आपसे कहा था नॉन करंट एसेट का रिसीवेबल या पेएबल वो अलग वर्किंग कैपिटल में डील नहीं करना। अगर वो जाएगा, अगर वो जाएगा तो अपने किसी रेलिवेंट लेजर में जाएगा, वो वर्किंग कैपिटल के अंदर। इसका मतलब है आपके पास ये 2 साल है, एक है 2016, एक है 2017। वो 2017 के बैलेंस के अंदर होगा या 2016 के बैलेंस के अंदर होगा? इस साल मैंने बेचा है तो किस साल के बैलेंस में होगा? तो इस अमाउंट में 1800 माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इस रिसीवेबल के अंदर हमारा नॉन करंट एसेट का या कोई पेएबल होगा तो किसी पेएबल में होगा, रिसीवेबल होगा तो किसी रिसीवेबल। की बात याद रखनी है। जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में किसी नॉन करंट एसेट का रिसीवेबल या पेएबल गिवन हो, अलग से बताया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया होगा तो वो किसी लेजर के अंदर होगा, किसी बैलेंस के अंदर होगा। ठीक है, अब हमने 2385 में से 1800 माइनस करेंगे तो कितनी अमाउंट आ गई? 58। तो असल रिसीवेबल यहां पर 585 है। अब ये बात याद रहेगी, 4-5 दफा आगे आएगी ये बात, तो पता चल जाएगा कि अगर आपने गौर से बात सुनी, चलो 5वीं दफा भी आंख खुल गई ना तो काम हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। चले जी, अगली एडजस्टमेंट। अभी सारी एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, लो जी मिल गई, लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल चार्जेस, फिर इंपॉर्टेंट बात आ गई। फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटिंग 1100। फाइनेंशियल चार्जेस मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 1100। कहता है अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस 2017 के 112 और पिछले साल के 48। अब मुझे फाइनेंशियल चार्जेस अक्रूड का मतलब क्या है? इंटरेस्ट पेएबल। आपने मुझे बताना है हम इंटरेस्ट पेएबल को वर्किंग कैपिटल के अंदर लेते हैं या अलग से डील करते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस को अलग से डील करते हैं। वो अलग से इंटरेस्ट पेड नहीं लिखते हो, वर्किंग कैपिटल के अंदर डील। अब आओ जरा, एक्रूड इंटरेस्ट है, इसका मतलब है एसओएफपी के अंदर उसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आओ जरा ढूंढो किधर बैठा है। ये आपकी करंट लायबिलिटीज है जहां मुझे इंटरेस्ट पेएबल नजर आना चाहिए, अदर पेपर नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब क्या होगा फिर? अगर आपका इंटरेस्ट पेएबल अलग से पड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अलग से नहीं होगा वो भी किसी ना किसी और के घर में होगा, और वो घर मोस्टली किसका होगा? अदर पेएबल का। इसका मतलब ये है इस ओपनिंग के अंदर ओपनिंग इंटरेस्ट होगा पेएबल, और क्लोजिंग के अंदर तो यहां से माइनस करके उसके बाद वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंज लेंगे। तो ओपनिंग कितना इंटरेस्ट है 2016 का? 48। 48 minus 6 इसमें से 48 माइनस कर देंगे और इसमें से 112 माइनस। so ये वाले प्रश्न देखिए इंटरेस्ट पेएबल पड़ा हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में पता चल गया
अगर करंट लायबिलिटी में अलग से उसकी हेडिंग पड़ी होती तो ठीक है, हम उसका अकाउंट बना लेते। अब हम जब उसको वर्किंग कैपिटल में नहीं लेते, इंटरेस्ट पेबल को वर्किंग, मैंने वो लिस्ट लिखवाई हुई है, ठीक है। अब यहां पर ट्रेड पेबल मुझे मिल गया, एक्रूड एंड अदर पेबल मिल गया, टैक्स लायबिलिटी मिल गई, लेकिन इंटरेस्ट पेबल नजर नहीं आया। इसका मतलब है वो किसी ना किसी अकाउंट के अंदर मौजूद है। हम वो अमाउंट यहां से निकाल के इसका जो डिफरेंस होगा बाकी का वो वर्किंग कैपिटल में लेंगे और इंटरेस्ट का जाकर अलग से अकाउंट बना लेंगे। ठीक होगी बात? चले जी, सवाल हमारा हो गया। अब उसके बाद वो कहता है जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग सिर्फ ये जानते हैं, जो कि आईकैप ज्यादातर इसी चीज को प्रेफर कर रहा होता है कि वो प्रोविजन का डिफरेंस अलग लेते हैं और ग्रॉस डेटर का डिफरेंस लेते हैं। लेकिन आईकैप ने ये भी साथ कहा हुआ है कि भाई आप दूसरा ऑप्शन भी अवेल कर सकते हो, ये हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, इसी बुक में। तो हम फिर नेट ही ले लेते हैं, वरना क्या करेंगे, पहले वो जो अमाउंट ऊपर पड़ी है वो है 95%, गिवन ओवर गिवन, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो डेटर ग्रॉस हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों अलाउंस आ जाएंगे, एडजस्टमेंट में और दोनों अलाउंस को एडजस्टमेंट में करना है तो एडजस्टमेंट में कर, तो बेहतर क्या है फिर नेट डेटर से कर। एक चीज रह गई, डिविडेंड मिला कहीं डिविडेंड में? मैंने आपको क्या कहा था, आपको प्रॉफिट और डिविडेंड मिल जाए तो रिटेन अर्निंग का लेजर ना बनाना, और अगर वो ना मिले तो रिटेन अर्निंग का लेजर बना लेना। चलो जी, फिर बनाए रिटेन अर्निंग का लेजर, ताकि ना फिर जल्दी जल्दी सवाल में हल करवा दूं आपको जी। देखें मेरी बात सुने, अगर आपका कोई पेबल या रिसीवेबल है, एसेट या लायबिलिटी हुई, और एसेट अगर लायबिलिटी है तो वो आपकी बैलेंस शीट में नजर आनी चाहिए, अगर नहीं है तो किसी अकाउंट के अंदर होगी, और अगर किसी अकाउंट के अंदर भी नहीं है तो फिर आपने लिखी नहीं होगी, तो लिखें फिर। कोई आपका एसेट और लायबिलिटी है, उसको आपने प्रेजेंट कहां करना है, एसओपीएल के अंदर तो कर नहीं सकते, तो वो लाजमी बात है कि वो एसओएफपी के अंदर है। ठीक, हाँ डिविडेंड, यही तो चेक कर लेते हैं ना। आप कह रहे हो कि पता नहीं डिविडेंड है भी सही या नहीं, रिटेन अर्निंग का लेजर बना लेते हैं, अगर कोई डिफरेंस आ गया तो है, नहीं तो नहीं होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड और नेट प्रॉफिट गिवन है तो फिर रिटेन अर्निंग का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग के लेजर से प्रॉफिट और डिविडेंड फाइंड होता है, और अगर क्वेश्चन के अंदर वो दोनों गिवन है तो फिर नहीं बनाए जी। ब्रॉड ऑन रिटेन अर्निंग का ब्रॉड ऑन बता दें, रिटेन अर्निंग का ब्रॉड ऑन 1244, इसका कैरी डाउन बता दें 13450। उसके बाद है मेरे भाई, इसका पैट लेंगे या पीबीटी लेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, यहां पर प्रॉफिट कितना 60। एक वो दरमियान में एंट्री तो पास हुई थी, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर रिटेन अर्निंग डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल के नाम से, कितनी अमाउंट से 1000 से। अब इसको कर दें क्लोज, अगर तो आ जाता है बराबर, देयर इज नो डिविडेंड, और अगर बराबर नहीं आता इसका मतलब डिविडेंड है, चार्जर है डिविडेंड बैलेंसिंग फिगर। सर अगर ये क्रेडिट साइड पे आ गया तो फिर ओसीआई होगा। अगर क्रेडिट साइड पर आता तो ये एक्सेस डेप्रिसिएशन होती, ओसीआई वो होता है ना, ओसीआई डेबिट रिटेन अर्निंग, वो मोस्टली ऐसा ही आता है। ठीक है, चलें टाइम हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा अब आपने करना क्या है, कोई देर घर में जाके, क्योंकि कल आप लोगों के लिए एक तो ये क्वेश्चन नंबर 19 आपने पूरा करना, और एक क्वेश्चन आपने 20 करना है, और आपके आने इसकी ना मैं लेक्चर दोनों क्वेश्चंस के ना आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन आपने पहले हल करना है, बाद में लेक्चर देखना। बल्कि मैं ये पहले वाला लेक्चर आपको शेयर कर दूंगा, दूसरा लेक्चर मैं करूंगा कल शाम तक, ताकि उसका सोल्यूशन आप मैच करके आओ और मैं आपको आगे बढ़ाऊं। और आपने क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन 19 के अंदर जो भी नई बातें थी वो मैंने आपको बता दी,
और आपने साथ क्वेश्चन नंबर 20 भी करना है। 2 क्वेश्चन आपने चाहे 2 दफा कर लेना, आपका फायदा होगा। एक ही बजाय 2 दफा चेक कर लेना, यही 2 क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके।